सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ऊपर एक जोरदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बड़ा आसान तरीके से समझाएंगे। और सीबीएसई में आपका जो न्यूक्लियाई चैप्टर है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है, इससे और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन से भी रिलेटेड है ये टॉपिक। इसलिए इस वीडियो में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को अच्छे से समझेंगे, इसका फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं और जोरदार एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो को आपको ऐसा समझाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब इसको पढ़ के आपको एकदम एक्चुअली पता चल जाएगा। लेकिन इससे पिछले वाला वीडियो आपको देखा होना चाहिए, वो आपका लेक्चर नंबर 4 था, 4 या 5 था, है ना, वो आपको देखा होना चाहिए अगर आपको ये पढ़ना है तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में समझते हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में क्या है कि पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोड़ दो, पहले बाइंडिंग एनर्जी पे आना पड़ेगा। कर्व भी पढ़ना है लेकिन उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी पहले 2 मिनट समझना पड़ेगा। क्या होता है कि कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे ही वेला घूमते रहता है ना, ऐसे ही फालतू का इधर उधर भटकते रहता है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे को बोलते हैं कि चल भाई एक जगह हो जा, एक जगह हो जाए। तो बोलता है हाँ हो जाएंगे, लेकिन होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए हमको। अगर एक जगह करना है तो कुछ एनर्जी चाहिए। तो बोल ठीक है, एनर्जी तुम ही लोग से ले लेंगे, तुम ही लोग से एनर्जी लेके तुम ही लोग को एक जगह कर देंगे। और ये लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक जगह हो जाता है, न्यूट्रॉन। और फिर यहाँ पर क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज, इन लोग से कुछ एनर्जी लिए थे ना, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको थोड़ा जोरदार टाइप से जो हम पिछले क्लास में बताए थे वैसे समझाते हैं एक बार, ठीक है। देखो हम क्या बोले थे कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी समझा रहे हैं अभी, है ना, अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अभी नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी चल रहा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है वो समझा रहे हैं। इसका डिफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी का एग्जाम में पूछता है। डिफिनेशन एक नहीं है, 2 है। तुम शिखा वो डिफिनेशन वो लोग से ले लेना, ठीक है, खुशबू और ये लोग से। डिफिनेशन इसका एक नहीं है बाइंडिंग एनर्जी का, 2 डिफिनेशन है, 2 नजरिया है इसको देखने का। एक नजरिया नहीं है, 2 तरीका है बाइंडिंग एनर्जी को समझने का, ठीक है। एक आइंस्टाइन बताया था, आइंस्टाइन जो बताया था वो जोरदार है, दमदार है। क्या बताया था बता रहे अभी हम, बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, BE से। तब तुम ये समझ पाओगी, तब सारा कहानी समझ पाओगी। बाइंडिंग एनर्जी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, मतलब आधा चैप्टर बाइंडिंग एनर्जी पे ही बेस्ड है, ठीक है, जो न्यूक्लियाई आधा चैप्टर है। देखो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बोलता है कि जैसे मान लो तुमको एक ईजी एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि तुम लोग क्लास में अलग अलग लोग हो, तुम लोग क्लास में ऐसे इधर उधर भटक रही है ना, तुम लोग मतलब इधर उधर भटक रही है। अब तुम लोग सोच रही है कि नहीं भाई अब तो मतलब तुम लोग 12th क्लास में हो, अब इधर उधर भटक रही हो, अब हमको फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल करना है, मतलब हम लोग को एक साथ आना है, फेयरवेल मनाना है, मज़ा आएगा, ठीक है। तो तुम लोग को फेयरवेल मनाना है, तो फेयरवेल मनाओगी, ठीक है, फेयरवेल मनाओगी, अच्छी बात है। तो फेयरवेल मनाने से एक साथ आओगी कि पूरा और लड़ाई हो जाएगा। अरे फेयरवेल मनाओगी तो एक साथ होगी ना, कुछ इंजॉय करोगी। तो उसके लिए तो कुछ पैसा चाहिए, बिना तुम लोग खुद पैसा नहीं दोगी तो फेयरवेल तो हो नहीं पाएगा। स्कूल तो सारा खर्चा तुम्हारा उठाएगा नहीं, तो कुछ चार्जेस लगेगा। अगर तुम लोग को फेयरवेल बनाना है तो कुछ चार्जेस लगेगा और वो चार्जेस तुम खुद पे करोगी। सबसे खतरनाक बात तो ये है, फेयरवेल मनाया जा रहा है तुम्हारे लिए, तुमको फेयरवेल दिया जा रहा है, स्कूल की तरफ से हो रहा है, लेकिन पैसा तुमसे भी लिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, सारा पैसा नहीं लिया जा रहा है तुमसे, कुछ पैसा लिया जा रहा है। तो ठीक वैसे ही है, तुम लोग अभी 12th में हो, तुम लोग को फेयरवेल बनाना है तो कुछ पैसा तुमसे लिया जाएगा। तो जो कुछ चार्जेस तुमसे लिया जाएगा, तुमको साथ करने में, जोरदार। तुम लोग अलग अलग हो, तुम लोग को एक साथ करना है, तो एक साथ करने के लिए फेयरवेल मनाना है और तुम लोग खुद ही पैसा दोगे उसके लिए। तो वही काम तो यहाँ हो रहा है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इधर उधर पूरा एकदम फैला हुआ है। और इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हमको एक जगह करना है और क्या बनाना है, न्यूक्लियस। जब इधर उधर फैला हुआ है तो उसको क्या बोलोगी, न्यूक्लियॉन्स। इधर उधर फैला हुआ तो न्यूक्लियॉन्स। और इन लोग को एक साथ करने के लिए यही लोग से हम एनर्जी ले रहे हैं। वाह भाई वाह, यही लोग से। लेकिन एक मिनट, ये लोग के पास तो मास है, एनर्जी कहाँ है। ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इसको जोड़ोगी तो क्या आएगा, इन लोग को जोड़ोगी तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और इधर क्या है, मास ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस में कौन बड़ा होगा, बहुत बार बताए हैं हम, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसीलिए बड़ा होगा क्योंकि पहले तुम लोग के पास, देखो जब तुम लोग अलग अलग थी तो तुम लोग के पास पैसा था। अब जब तुम लोग फेयरवेल बना ली तो कुछ पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर दी, तो यानी कि तुम लोग जब अलग अलग थी तब ज़्यादा पैसा था,
हाँ, लेकिन एक साथ होना है तो कुछ पैसा तो देना पड़ेगा भाई। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि न्यूक्लियॉन्स जब अलग अलग था तो उन लोग के पास उन लोग का सारा मास था। मतलब कितना मास था, मान के चलो 5 kg। जब एक साथ हो गया तो कितना मास हो गया, 4 kg। तो ये 1 kg मास कहाँ गया, ये 1 kg मास कहाँ गया? तो ये जो 1 kg मास था यही तो बन गया एनर्जी। ये 1 kg मास ही तो एनर्जी बन गया। और ये जो 1 kg मास गायब हो रहा है, मतलब 5 kg था, अब एक साथ कंबाइन होने के बाद बच रहा 4 kg। तो 1 kg कहाँ गया? तो ये 1 kg एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये कौन बताया? ये कौन बताया कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? ये कौन बताया? आइंस्टाइन। आया समझ में? तो बस यही सिंपल सा बात है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी और कुछ नहीं, बाइंडिंग एनर्जी ही मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट पता है ना? मास डिफेक्ट बहुत एक्सप्लेन किया पिछले बार। मास डिफेक्ट का मतलब कि जब ये लोग अलग अलग होता है, कौन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब अलग अलग होता है, तो अलग अलग जब होता है तो ये लोग का मास देखो कितना है, 5 kg। जब एक साथ जुड़ गया तो 4 kg हो गया, 1 kg मास का घपला हो गया। तो वो 1 kg मास कहाँ गया? तो वो 1 kg मास इन लोग को जोड़ने में लग गया। आया समझ में? जब तुम लोग अलग अलग थी तो तुम लोग के पास बहुत पैसा था, जब साथ हो गई तो कुछ पैसा गायब हो गया। तो एक कुछ पैसा कहाँ गया? अरे फेयरवेल बनाने में, एक साथ होने में। आया समझ में? शिखा तुमको आया ये समझ में है? तो बाइंडिंग एनर्जी ही मास डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी जो मेरा मास डिफेक्ट होता है ना, मास डिफेक्ट, मास में कमी क्यों आता है? ताकि हम उससे बाइंडिंग एनर्जी जनरेट कर सके। सर बाइंडिंग एनर्जी क्यों जनरेट करेंगे? अरे भाई एक साथ करने के लिए। सर पैसा क्यों देंगे? अरे भाई फेयरवेल मनाने के लिए। वही बात है, सिंपल। तो ये हुआ तुम्हारा सिंपल एकदम एक्सप्लेनेशन बाइंडिंग एनर्जी का। मतलब न्यूक्लियस, जब तुम मेजर करती हो न्यूक्लियस का मास तो कुछ कमी दिखता है। क्यों कमी दिखता है? क्योंकि कुछ मास यूज हो गया न्यूक्लियस को बनाने में। आया समझ में? लेकिन एक जोरदार बात सुनना, एक जोरदार बात सुनना। बाइंडिंग एनर्जी था ये, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अभी फॉर्मूला लिखते हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन ठीक है। चलो अब हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, तब हम फाइनली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे आ पाएंगे। चलो तो मेरा जो बाइंडिंग एनर्जी था, बाइंडिंग एनर्जी जो अभी हम समझाएं, उसका सिंबल क्या यूज कर रहे थे? डेल ई बी। डेल ई बी स्टैंड्स फॉर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्यों होता है? बाइंडिंग एनर्जी इसलिए होता है ताकि न्यूक्लियस को एक जगह बाइंड कर सके। फॉर्मूला इसका क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का? देखो अभी हम तुमको बताए थे कि जो मास डिफेक्ट का सिंबल डेल एम, डेल एम स्टैंड्स फॉर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, तो जितना मास डिफेक्ट होगा उतना ही बाइंडिंग एनर्जी होगा। हाँ बिल्कुल सही, जितना मास डिफेक्ट होगा उतना ही क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी। सही है कि नहीं खुशबू, बताओ? तो यहां से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो क्या लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला? आइंस्टाइन ये फॉर्मूला दिया है ना, E=mc²। ये फॉर्मूला आइंस्टाइन दिया है कि एनर्जी अगर कोई मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको जानना है कि जब कोई मास एनर्जी में, मतलब जैसे मान लो मेरा 1 kg मास गायब हो गया, तो तुम बोलोगी ओ सर आपका 1 kg मास गायब हो गया, मतलब आपका एनर्जी कम हो गया। हम बोलेंगे माँ मेरा तो मास गायब हुआ, एनर्जी कैसे कम हुआ? तो बोलोगी हाँ सर क्योंकि आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए आपका 1 kg मास गायब हो गया। तो वही बात तो आइंस्टाइन बोला कि मास एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो तुमको तो जानना रहेगा ना कि सर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये रहा फॉर्मूला, आइंस्टाइन फॉर्मूला दिया E=mc², जहां पर C का मतलब क्या है? बोलो भाई, C का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो वैसे ही ठीक यहां पर जो मेरा मास डिफेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? बाइंडिंग एनर्जी में। मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगी? मास डिफेक्ट इंटू C²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट इंटू C²। डेल एम स्टैंड्स फॉर मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट का फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास डिफेक्ट तुमको निकालने आएगा एग्जाम में, तभी तुम बाइंडिंग एनर्जी निकाल पाओगी। तो मास डिफेक्ट अभी हम थोड़ा देर में समझाएंगे कि मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। बिना मास डिफेक्ट समझे न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो मास डिफेक्ट समझाएंगे अभी हम। अच्छा, और ये C² को, मतलब C² को तो बड़ा लंबा आएगा, लंबा चौड़ा, चलो इसको हम हटा रही, तुम समझ गई हो। देखो एक इसको सिंप्लीफाइड वे में भी हम लोग लिखते हैं ऐसे, मास डिफेक्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर? मास डिफेक्ट को ऐसे रहने दो, डेल एम। C² को लिख लो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी निकल गया तुम्हारा
इसमें मतलब इजीली ये सी स्क्वायर को हम सॉल्व कर दिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा यूनिट होता है। सर ये 931 कहाँ से आया? बता रहे हैं। देखो 1 AMU तुम पढ़ी थी, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। सर इसको और एक्सप्लेन कीजिए। नहीं अभी उतना जरूरत नहीं तुमको एक्सप्लेन, बस याद रखो ये मेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 AMU के। तो यहाँ पर ये सी स्क्वायर को सॉल्व करके हम ये लाए हैं। अब देखो तुमको अब एग्जाम में क्या करना है, सिंपल मास डिफेक्ट निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 931 से, तो तुमको बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। और अभी हम सिखाएंगे कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि फॉर्मूला कैसे क्या होता है मास डिफेक्ट का, क्यों होता है, क्यों हुआ, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बड़ा लंबा चौड़ा है और कैसे होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग वापस आते हैं, ये सब समझ गई। अब हम लोग वापस आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी वो मास डिफेक्ट से आता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या मतलब है अभी बताते हैं। चलो इसको हम हटा रहे हैं। हाँ देखो जैसे बाइंडिंग एनर्जी, अब हम लोग इस पे आ रहे हैं मेन मुद्दे पे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर हम लोग मेन मुद्दे पे आ गए हम लोग कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। देखो सबसे पहले जो मेरा इधर देखो पीछे बताए थे एग्जाम्पल न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये था एग्जाम्पल, ठीक है। अब जरा हमको पहले न्यूक्लियॉन्स का मतलब बताना। चलो न्यूक्लियॉन्स का मतलब बताओ। ये नीतू न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए? बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ हाँ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स मिल जाता है, सही है। न्यूक्लियॉन्स नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यूक्लियॉन मिलेगा। अगर हमको किसी एक न्यूक्लियॉन के बारे में जानना है तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन कम से कम होना चाहिए। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का जोड़ा, एक लड़का एक लड़की रहेगी तब ना रिश्ता होगा जी, है। तो वही है, न्यूक्लियॉन का के बारे में जानना है तो एक न्यूट्रॉन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रोटॉन। हालांकि एक जोरदार बात क्या है कि जो ये न्यूट्रॉन है ये चार्जलेस है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे में चार्ज 0 लिखते हैं, मास इसका 1 लिखते हैं। लेकिन प्रोटॉन में दोनों होता है, प्रोटॉन में मास भी होता है और चार्ज भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे करके मान लो ग्रुप बना लेते हैं, और यहाँ पर ग्रुप नहीं है, अभी ग्रुपिंग में नहीं, अभी ये लोग ऐसे ही अकेले हैं, अभी ये लोग कोई ग्रुपिंग में नहीं है, अभी ऐसा ही वेला है, अकेले है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रुक जाओ, ये ऐसे ही अकेला है। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी क्या कर रहे हैं कि इन लोग को एक साथ कर रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही है ना। हाँ 3 न्यूट्रॉन है, एक और 2 प्रोटॉन है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ क्या रिलीज होगा जी? बाइंडिंग एनर्जी। खैर इससे हम लोग का अभी मतलब नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी अभी से कोई मतलब, बाइंडिंग एनर्जी से अभी कोई मतलब नहीं है। अब सुनना, यहाँ पर तुम लोग पहले स्कूल में थी, तो स्कूल के बाद फिर तुम लोग को फेयरवेल मनाना था और उसके लिए कुछ चार्जेस देना था, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि टोटल मेरे पास कितना एनर्जी आया। जैसे यहां पर चार्जेस का मतलब क्या है, चार्जेस और बाइंडिंग एनर्जी एक ही चीज है। चार्जेस का मतलब क्या है कि पूरा स्कूल मिलकर कितना पैसा दिया फेयरवेल के लिए। अरे यही मतलब है ना चार्जेस का, कि पूरा स्कूल कितना पैसा दिया फेयरवेल के लिए, यही मतलब है। कि पूरा स्कूल कितना पैसा दिया फेयरवेल के लिए, यही मतलब है ना उसका। लेकिन जब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, तो उसका मतलब यह है कि एक न्यूक्लियॉन और प्रोटॉन मिलकर कितना पैसा दिया। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कैसे बना है? ये लोग कुछ अपना एनर्जी दिया, फिर ये लोग कुछ अपना एनर्जी दिया, फिर एक और हो, मान लो एक और प्रोटॉन यहां ले लेते हैं, चलो एक और प्रोटॉन यहां ले लेते हैं, और तो ये लोग का एक अलग ग्रुप है, ये लोग का अलग ग्रुप है, तो ये लोग सब मिल के कुछ एनर्जी दिया ना यहाँ पर, तब ये बाइंडिंग एनर्जी बन रहा है। आया समझ में? तो ठीक वैसे ही अगर फेयरवेल बनाना है तो ऐसा थोड़ी है एक स्टूडेंट से ही सारा पैसा हम ले लेंगे, नहीं, कुछ स्टूडेंट से, 2 स्टूडेंट से लेते जोड़ेंगे तब चार्जेस आएगा। तो मेरा मुद्दा यह है कि एक आदमी कितना दिया पैसा, पर पर्सन कितना पैसा दिया फेयरवेल के लिए, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पर न्यूक्लियॉन समझ रही हो? पर न्यूक्लियॉन मतलब एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर कितना बाइंडिंग एनर्जी दिया है। ये बाइंडिंग एनर्जी तो टोटल होता है पूरा का कंप्लीट, ये लोग सब मिलकर कितना एनर्जी दिया, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन पर न्यूक्लियॉन का मतलब कि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर कितना बाइंडिंग एनर्जी दे रहा है। अभी आए समझ में? चलो हम दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं छोटा सा। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे देखो उसको याद करो। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे, अभी क्या एग्जाम्पल दिए थे कि 5 kg था यहाँ पर मास, और जब कंबाइंड हो रहा था कितना हो रहा था जी?
कंबाइन होने के बाद कितना बन रहा था, 4 kg। कंबाइन होने के बाद बन रहा था 4 kg, और यहाँ कितना बच रहा था, 1 kg। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा था, 1 kg। और ये 1 kg को हम क्या बोल रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, या फिर मास डिफेक्ट भी बोल सकती है उसको, ये बाइंडिंग एनर्जी था। अब एक बात बताओ, 5 kg का मतलब यहाँ कैसे डिवीजन है, 5 kg का मतलब 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg, ऐसे होगा 1 2 3 4 5। अब ये 1 kg का यहाँ पर डिफेक्ट है, तो तुम बताना जरा, ये अमीशा, ये जो 1 kg है, ये वाला 1 kg आया है, या फिर ये वाला 1 kg यहाँ आया है, या फिर ये वाला 1 kg आया, या फिर ये कौन सा 1 kg यहाँ पर लिखे हैं? बोलो। सबसे थोड़ा थोड़ा करके लिया। हाँ गुड, सबसे थोड़ा थोड़ा करके लिए हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर 1 kg, 1 kg का मतलब कितना होगा, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस 1 kg से कितना हम सप्लाई किए होंगे इसको, 200 ग्राम, 200 ग्राम। ठीक, ये 1 kg से कितना सप्लाई किए होंगे, 200 ग्राम। ये 1 kg से कितना सप्लाई किए होंगे, 200 ग्राम। ये 1 kg से कितना सप्लाई किए होंगे, 200 ग्राम। वही तो तुमको समझा रहे हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर 5 kg था, मतलब 1 kg का मान लो था सब्सटेंसेस, तो किसी एक kg को उठा के लिख दिए, नहीं 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 नहीं। यहाँ पर मान लो कि 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है, तो पांचों स्टूडेंट से कुछ कुछ पैसा लेंगे ना जी, तब ना चार्जेस बनेगा। ऐसा थोड़ी है एक ही स्टूडेंट सारा पैसा ले ले रहे हैं और फेयरवेल कर ले रहे हैं। आया समझ में, ये लॉजिक है यहाँ पर। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो ले रहे हैं 200 200 200 200, इसी को बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक आदमी से कितना पैसा लिया जा रहा है। आया समझ में। जैसे तुम इसको हटा करके यहाँ पर ये भी लिख सकती हो, देखो, जैसे तुम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकती हो कि जैसे मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 मिल करके यहाँ पर बन रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और एक और ले लेते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ पर कुछ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुआ है, ये लोग सब मिल मिल के दिया, ये भी कुछ दिया है, ये भी कुछ है, और ये भी कुछ ना कुछ दिया है। इसका भी कुछ मास बर्बाद हुआ है, इसका भी कुछ मास बर्बाद हुआ है, इसका भी कुछ मास बर्बाद हुआ है। और ये सब का जो मास है, सुनना ध्यान से, जैसे ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो ये कुछ दे रहा है। अरे जब फेयरवेल मनाती हो तो क्या एक आदमी ज़्यादा पैसा देता है, कम देता है, या सबका इक्वल रहता है चार्जेस? जैसे एक आदमी जो पैसा दे रहा है, तुम बताओ शिखा, एक आदमी पैसा दे रहा है, दूसरा दे रहा है, तीसरा, सब इक्वल अमाउंट ऑफ मनी देता है कि सब अलग अलग देता है, हैं? सोच के बताओ, सब सेम अमाउंट ऑफ देता है ना, सबका सेम अमाउंट रहता है। मतलब अगर ये 200 ग्राम दे रहा है तो ये भी 200 ग्राम, ये भी 200 ग्राम, ये भी 200 ग्राम, तो सब अपना 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 देगा। तो ये जो दिया जा रहा है ना, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा जो एनर्जी दिया जा रहा है उसको बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन से कितना मिल रहा है, ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वही देखो लिखा हुआ है। अच्छा, अब तो यहाँ पर तो कुछ कहानी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो ये लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमको पता क्या चलता है उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ समझा दिए तुमको। ठीक है, चलो इसको हम हटा रहे हैं। अब निकलता कैसे है ये उस पर आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तुम सोच रही हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये बता देगा कि कौन कौन न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, खतरनाक। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी नहीं बता पाएगा? नहीं, बाइंडिंग एनर्जी से ये नहीं पता चलेगा कि कौन कितना स्टेबल, नहीं पता चलेगा। बाइंडिंग एनर्जी से पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितना स्टेबल है। सर ऐसा कैसे? देखो जैसे यहाँ पर अभी समझाए थे ना जस्ट, देखो पहले तो इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। पर न्यूक्लियन है ना, तो पर न्यूक्लियन इसका एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है भाई, समझा दिए बहुत देर से। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सिंबल देखो ये होता है del E Nb, ये सिंबल होता है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, मास नंबर। एटॉमिक मास का कोई सिंबल नहीं, तो दिस इज मास नंबर, दिस इज मास नंबर। एक जोरदार बात देख रही हो, ये मास नंबर के इन्वर्सली है। मतलब अगर मास नंबर बढ़ते जाएगा तो ये घटते जाएगा, समझ रही हो? मास नंबर बढ़ेगा
तो ये घटेगा। अभी एक और चीज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी बताएंगे। तो देखो ये तुम्हारा एकदम फॉर्मूला हुआ, तो इसको लिखना कैसे, लिखना ऐसे ही है, ऐसे ही याद रखो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो ऐसे भी लिख सकती हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सिंबल होता है, पर न्यूक्लियन का ये सिंबल है। और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के लिए यहाँ पर सिर्फ बी लिखोगी सफिक्स में। और बाइंडिंग एनर्जी का सिंबल क्या है, डेल ई बी। और ये एटॉमिक मास का क्या है, ए, मास नंबर का, आई मीन सॉरी। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला वाइज हो गया, ठीक है। अच्छा जरा ये बताना नीतू कि बाइंडिंग एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में बड़ा कौन होगा। ये तो बड़ा इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बताओ सोच के, कंसेप्चुअल है। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में बड़ा कौन होगा, ये तो बड़ा सिंपल चीज़ हम पूछ रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रही हो यार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बड़ा थोड़ी होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी बड़ा होगा, ऐसे नहीं। बाइंडिंग एनर्जी बड़ा होगा ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि टोटल कितना चार्जेस दिया जा रहा है, समझ रही हो। तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे बड़ा होता है इससे, क्योंकि देखो ना तुम ये ए को यहाँ देखो, ये ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, डेल ई एन बी इंटू ए इज इक्वल्स टू डेल ई बी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी बड़ा हुआ ना जी, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बड़ा हुआ ना। लेकिन अभी एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट, अभी वो ट्विस्ट हम समझाएंगे, जोरदार ट्विस्ट एकदम जबरदस्त। अच्छा अभी हम क्या तुमको क्लियर कट बताएं, तभी से हम तुमको क्या एक्सप्लेन किए, तभी से हम यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी नहीं पता चलता है। देखो यहाँ क्या लिखा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बारे बोल रहे हैं, इसके बारे, इसको इज्जत मत दो, बाइंडिंग एनर्जी को इज्जत मत दो। बाइंडिंग एनर्जी से कुछ पता ही नहीं चल पाता है हमको। बाइंडिंग एनर्जी से बस इतना पता चलता है कि फेयरवेल तुम कर रही हो तो टोटल कितना चार्ज लग रहा है, टोटल फेयरवेल में कितना चार्ज लग रहा है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब कि एक स्टूडेंट कितना पैसा दिया, एक स्टूडेंट फेयरवेल बनाने के लिए कितना पैसा दिया पर हेड, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा आप जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना कि मान लो कि मेरे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है भाई, ये फॉर्मूला क्लियर है तुम लोग को, फॉर्मूला हम हटा रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, सबसे मेन मुद्दा जो है आज का, उस पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में फर्क समझ रहे हैं। देखो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, एकदम नोट करके इसको अच्छे से समझना, ठीक है। सारा एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूला सबको क्लियर है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत है, खुशबू जो फॉर्मूलाज हम लिखवाए थे अभी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कि प्रॉब्लम है नहीं ना, ठीक। नोट एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक मास पता नहीं कितना होता है, देखना पड़ेगा। एटॉमिक मास यूरेनियम का 238 होता है इसका मास नंबर, 238। अभी एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं, 238 इसका मास नंबर होता है। अब इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, एकदम कॉमन लैंग्वेज में बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि तुम लोग को अगर फेयरवेल बनाना था तो फेयरवेल बनाने के लिए कितना तुम लोग को पैसा देना पड़ रहा है, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। और वो चार्जेस क्यों दे रही हो, ताकि तुम लोग एक साथ हो पाओ, है ना। बाइंडिंग एनर्जी उसी को बोल रहे हैं कि कितना पैसा टोटल देना पड़ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मतलब कि एक आदमी कितना पैसा दे रहा है उस फेयरवेल में, आया समझ में, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी इसका कितना होता है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये तो बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम इतना बड़ा एलिमेंट। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी का जरूरत क्यों पड़ रहा है हमको, सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में एक जगह करने के लिए, ये तो पता है ना सबको। बाइंडिंग, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ताकि जितना भी तुम्हारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसको एक जगह करके न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी चाहिए, है ना, न्यूक्लियस को बनाने में जो एनर्जी चाहिए। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस तो ये बड़ा, एकदम बड़ा सा न्यूक्लियस है यूरेनियम का, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। देखो ज्यादा, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख रही हो कितना है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, किसका, यूरेनियम का, ठीक। तो इसका इतना बड़ा, क्योंकि न्यूक्लियर साइज है ना, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा क्यों है, देखो यहां पर लिख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा है, तो साइज ज़्यादा होने की वजह से इसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अब आते हैं हम इस पे, आयरन पे, एफई पे, एफई पे आते हैं, आयरन पे। हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन का जीरो होता है, सिर्फ हाइड्रोजन का बोलोगे तो उसका बाइंडिंग एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। अच्छा अभी हम आयरन पे आते हैं, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है, इसका बाइंडिंग एनर्जी लिख रहे हैं, इसका बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू होता है आयरन का
हाँ, इसका 492 होता है, 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बाइंडिंग एनर्जी होता है। किसका है ये बाइंडिंग एनर्जी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आयरन का बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं। अब सुनना, अब ये सही है ना? इसमें तो क्या चीज ये, हाँ 238, हाँ 238 लिखे हैं, 238 दिखा ना, और ये 56 लिखे हैं, 56। और ये 4, हाँ तो सुनो, तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसका है जी? बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है बताओ, देख के बताओ यार, लिखा हुआ तो है सामने, यूरेनियम का। यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, दिख रहा है। अब सुनना, अब सुनना, यहां कंक्लूजन लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन, यूरेनियम इज ग्रेटर देन आयरन। Fe से ज्यादा है, आयरन से ज्यादा, Fe मतलब आयरन। अब एक जोरदार बात सुनना, जोरदार बात, तुम ये जीवन में सोची हो कभी? यहां पर देखो 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हैं? तुम ये जिंदगी में कभी सोची हो कि ये जो आयरन होगा इसको कितना कष्ट होगा? ये आयरन बोल रहे हैं, यूरेनियम को कितना कष्ट होगा? इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है ना, बहुत बड़ा न्यूक्लियस, लेकिन उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम होगा कि ज्यादा होगा? तुम बताना जरा नीतू। जो यूरेनियम है इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, देख रही हो एटॉमिक मास 438, 438 इसका न्यूक्लियस, समझ रही हो? तो इसका, इसमें इसका न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा? 438 जब इसका आ रहा है, 238 आ रहा है, तो कितना बड़ा न्यूक्लियस होगा इसका। तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम होगा इसके कंपैरिजन में कि ज्यादा? आयरन के कंपैरिजन में इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। ज्यादा होगा, एकदम पक्की बात है, ज्यादा होगा। ये वही बात है कि तुम फेयरवेल मना रही हो, और फेयरवेल मनाने के लिए पैसा ढेर सारा जमा हुआ, लोग भी ढेर सारा जमा हुआ, लेकिन जितना लोग जमा हुआ उतना भगदड़ मचा, उतना कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और ये आयरन का देखो कम है, आयरन का ये क्या है? ये एटॉमिक मास, मास नंबर भी बोलोगे इसको, ये मास नंबर, यानी कि आयरन का जो फेयरवेल हो रहा है, आयरन जो है, आयरन जब फेयरवेल मना रहा है तो इसमें लोग कम है 56, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का संख्या कितना है? 56, तो इसमें भगदड़ कम मचेगा, भले इसका देखो, और बाइंडिंग एनर्जी भी कम है इसका। तो तुम ये सोचो ना कि यूरेनियम का भले न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, इसका बाइंडिंग, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होना क्यों है यहां पर? क्योंकि इसका साइज बड़ा है न्यूक्लियस का, और यहां पर 56 है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इससे कम है। ज्यादा आराम से कौन सा फेयरवेल बनेगा जी? देखो तो यहां पर 56 लोग हैं, यहां पर 238, ज्यादा इज्जत से ये फेयरवेल बनेगा, यानी ये वाला। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी से ये पता नहीं चलता, सुनो सुनो सुनो, बाइंडिंग एनर्जी से ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट का न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस बोल रहे हैं, आप न्यूक्लियस का क्यों बात कर रहे हैं, एलिमेंट का बात कीजिए। नहीं नहीं, यहां पर चैप्टर न्यूक्लियाई चल रहा है ना, तो हमको यह जानना है कि किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। अरे भाई हमको यह जानना है कि न्यूक्लियस किसका ज्यादा स्टेबल है, तो न्यूक्लियस यूरेनियम का ज्यादा स्टेबल नहीं है भाई, न्यूक्लियस यूरेनियम का ज्यादा स्टेबल नहीं है, ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस इसका है। सर क्योंकि इसका छोटा साइज है, हाँ, लेकिन रुको, हम ये कतई नहीं बोले कि जिस एलिमेंट का साइज छोटा रहेगा, मतलब जिसका न्यूक्लियस का साइज छोटा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस छोटा तो ज्यादा स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो ये जो आयरन है इसका बाइंडिंग एनर्जी 492 है, मतलब इन लोग ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? जो फेयरवेल बनाने के लिए पैसा देती हो, तो ये पैसा कम दिया ये लोग, और इसमें लोग भी कम है, तो जोरदार फेयरवेल होगा, मजा आएगा, एक एक इंसान को इज्जत मिलेगा। लेकिन देखो ना, इसमें पैसा ज्यादा दे रहा है और लोग भी एकदम भरपूर है, पागल जैसा आदमी लोग बढ़ा हुआ है, उधर जाके लड़ रहा है, उसे टकरा रहा है, उससे पटका रहा है, तो क्या मजा आएगा उसमें? है पूरा भीड़ भड़का है, मजा ही नहीं आ रहा, सब तरफ से पसीना छूट रहा है ना। ऐसे भी तो फेयरवेल में खतरनाक तैयार होकर सब जाता है, समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? तो यानी कि ये जो आयरन है, ये इसका साथ, इसका न्यूक्लियस ज्यादा, चलो बताओ शिखा बताओ कि किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, Fe का कि यूरेनियम का? क्या लगता है? किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल? Fe का। लेकिन यहां बाइंडिंग एनर्जी तो इसका ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी तो यूरेनियम का ज्यादा है। हाँ, नहीं देखो ये भी बात तो नहीं है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट द फैक्ट। ये बोलोगी तो गलत है, ऐसा बोल दी तो गलत है कि सर इसका एनर्जी कम है तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया, रॉन्ग, गलत। सर गलत कैसे है?
देखो अभी तुमको बताते हैं हम एग्जाम्पल उसका। देखो हाइड्रोजन सुनी हो जीवन में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुनी होगी। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है ना, आइसोटोप्स पढ़ी हो ना। चलो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का नाम बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का नाम बताओ। गुड गुड करेक्ट गुड। ड्यूटेरियम नहीं, ये हुआ तुम्हारा, हाँ ड्यूटेरियम, और ये हुआ ट्राइटियम, करेक्ट। तो ये जो तुम्हारा ट्रीटियम होता है, इसका इस इलो का इसका बाइंडिंग एनर्जी देखो दिया हुआ है इन हाइड्रोजन, यही तीनों में से किसी का एक का बाइंडिंग एनर्जी दिया है ना, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तीनों में से किसी एक का बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ है, 1.1 बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, ओनली बाइंडिंग एनर्जी। एक आदमी कितना पैसा दिया फेयरवेल में उसका बात नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा लोग टोटल कितना पैसा दिया उसको ना बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, वो है ये। तो ये हाइड्रोजन वाले लोग का देखो ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ये तीनों में से किसी एक का है भाई, ये कंफर्म नहीं तीनों में से किसका है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक का बाइंडिंग एनर्जी लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम जो बोल रही हो शिखा कि सर एनर्जी कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तब तो गलत हो गया ना। यहाँ पर देखो फेल कर गया। इसका देखो ना बाइंडिंग एनर्जी कितना कम है, और इसका स्टेबिलिटी भी खराब है, इसका न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी भी खराब है। समझ रही हो क्या आप बोल रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला शिखा, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि क्या तुम बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकती हो। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का देखो ना कितना कम है, और इसका स्टेबिलिटी भी खराब है। बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी न्यूक्लियस का डिसाइड नहीं होता है। सर क्यों, देखो इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका ज्यादा है, इसका देखो फिर कम हुआ। सबसे स्टेबल सर यहां कौन है, आप बताइए, आप बताइए सर सबसे स्टेबल कौन है। तो सबसे स्टेबल यहां ये है, सबसे स्टेबल यहां पर ये है। उसके बाद कौन आएगा सर, उसके बाद यूरेनियम, उसके बाद कौन, हाइड्रोजन। सबसे स्टेबल, सबसे स्टेबल ये है सर, मतलब जो एलिमेंट का एटॉमिक मास बीच में आएगा वो लोग स्टेबल हो जाएगा। हाँ सर, मतलब जो एलिमेंट का एटॉमिक मास थोड़ा बीच का होगा, ना ज्यादा ना कम, वो लोग स्टेबल हो जाएगा। हाँ हाँ पक्की बात है, हाँ एकदम पक्की बात है। जैसे मान लो कि क्लास में 40 लोग हैं, 40 लोग फेयरवेल में जाएगा, मजा आएगा, 40 लोग फेयरवेल मनाया, मजा आया। अब दूसरा क्लास का भी बुला लिया, तीसरा क्लास का भी बुला लिया, बायो सेक्शन, मैथ सेक्शन, कंप्यूटर साइंस, सबको जमा कर लिया, फेयरवेल मना रहा है। तो यूरेनियम वाला हाल होगा, ज्यादा लोग आया, ज्यादा पैसा जमा हुआ, यानी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जमा हुआ, लेकिन फेयरवेल में मजा नहीं आया। कोई इधर टूट रहा है, किसी का इधर मुंह टूट रहा है, कान टूट रहा है, अजीब हो जाएगा। समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया। बाइंडिंग एनर्जी देखो सुनना, ये हम जो लिखे हैं ये बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से लिखे ही नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी कभी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी नहीं बताता है। तो सर कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताएगा कि किसका न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, एकदम एक लाइन में करेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता चलेगा कि किसका न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में एकदम क्लियर कट लो, यहां लिख भी दे रहे हैं, लो यहां पर लिख दे रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी क्या चीज का, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का मतलब आया समझ में कि कितना लोग है फेयरवेल में, कितना लोग है फेयरवेल में, टोटल कितना पैसा जमा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। कितना लोग है फेयरवेल में, टोटल कितना पैसा जमा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। एक इंसान कितना पैसा दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक इंसान कितना पैसा दिया उसको क्या बोल रहे हैं, फेयरवेल में मान लो कि 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से एक एक इंसान कितना पैसा दिया फेयरवेल के लिए, एक एक स्टूडेंट कितना पैसा दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। अरे आया समझ में तुम लोग को, जोरदार बोलो बोलो। बाइंडिंग एनर्जी गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस, टुगेदर इनसाइड न्यूक्लियॉन्स, हाँ न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड न्यूक्लियस। देखो एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी से कभी नहीं पता चल रहा है, कि बाइंडिंग एनर्जी से ये नहीं पता चल रहा है कि वो लोग कितना खुश है, कितना खुशी से फेयरवेल बना रहा है, टोटल कितना पैसा वो लोग जमा किया उससे नहीं पता चल रहा है। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से पता चल रहा है ये। तुम बोलोगी सर आप अजीब नहीं बोल रहे हैं, देखिए ना बाइंडिंग एनर्जी इसका 1800 है, इसका 429 है, अरे भाई तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हुआ। नहीं ऐसा नहीं है, बोले ना बाइंडिंग एनर्जी से ये पता ही नहीं चलेगा।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता चलेगा। तो अब सुनना, अब हम यहां पर जो भी वैल्यूज लिखने वाले हैं, सुनना सुनना ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अब हम यहां पर जो भी वैल्यूज लिखेंगे वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए लिखेंगे। अब इसका हम वैल्यूज बताते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम का कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन का कितना होता है। ठीक है, तो इसका अब लिखते हैं। अब तुमको एकदम क्लियर कट घुसेगा दिमाग में कि सर क्या बोल रहे थे। देखना, इसका ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका ज्यादा नहीं होगा। सुनना, मेरा बात सुनना, मेरा बात सुनना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस इसका होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन का सबसे ज्यादा होता है। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। यूरेनियम का थोड़ा कम हो जाएगा, हाइड्रोजन का बेकार हो जाएगा। मतलब सबसे जोरदार फेयरवेल कौन बनाएगा? आयरन। आयरन में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो सबसे जोरदार फेयरवेल बनाएगा, क्योंकि वो लोग, एक एक आदमी बहुत सारा पैसा दिया है। सर एक एक आदमी बहुत सारा पैसा दिया, इसका मतलब एक एक आदमी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। सर कितना दिया अभी बता रहे हैं। लिख लियो ये सब डेटा, ये सब डेटा लिख लियो ना। अब हम वैल्यूज लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ठीक है, तो यहां पर हम एकदम क्लियर कट लिख दे रहे हैं कि एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलो अब हम वैल्यूज लिख रहे हैं इसका। देखो देखो, जो आयरन का होता है ना, देखो यूरेनियम का, यूरेनियम से स्टार्ट कर दे रहे लो। यूरेनियम का कितना था जी? ये यूरेनियम का कितना था? 238 था ना, इसमें 238 लोग फेयरवेल बना रहा था। और हम क्या लिख रहे हैं अभी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख रहे हैं ना। अब बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, न्यूक्लियन। इसका सिंबल क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का? del E N B। और कितना होता है इसका? लिख रहे हैं यहां पर 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होता है। उसके बाद आयरन का होता है, आयरन का एटॉमिक मास ऐसे मतलब मास नंबर 56 है, और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है सबसे ज़्यादा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पूरा समझ रही हो, इतना जोरदार है ये आयरन। इतना मतलब आयरन में ना, मतलब ऐसा हुआ होगा, देख रही हो, एक एक आदमी इतना पैसा दे रहा है। अरे इससे भी ज़्यादा इसका, तुम बोलो इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना था? ऐसे इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना था? बोलो कितना था? 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना था? इसका था कितना यार, कितना था आयरन का? कितना था? 492 था ना। हाँ, तो देख रही हो आयरन का कितना कम। आयरन का टोटल अमाउंट कितना हुआ है? आयरन का जो टोटल फेयरवेल का पैसा जमा हुआ है वो इतना है, और जो यूरेनियम का टोटल फेयरवेल का पैसा जमा हुआ है वो इतना है। लेकिन जोरदार बात देखो, आयरन में जो 56 लोग हैं उसमें से एक एक लोग देखो कितना ज़्यादा पैसा दिया है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें देखो यूरेनियम में एक एक लोग 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, मतलब थोड़ा कम पैसा दिया है। कम तो बहुत होता है ना, 7.4 और 8.8 में अंतर है यार, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारा बुक में ना इसको 7.6 भी लिखा रहता है, 7.7 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 पॉइंट ही कुछ रहता है। ठीक है 7.6 भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 7.6 भी हो सकता है, लेकिन इसका फिक्स है 8.8। मतलब अच्छा, तुमको हम जोरदार बात सबसे बात तभी से क्या रिपीट कर रहे हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में आयरन का जो ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। मतलब आयरन में जो लोग फेयरवेल मना रहा है, आयरन में जो लोग फेयरवेल, मतलब आयरन में जो तुम्हारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वो लोग जो फेयरवेल मना रहा है वो लोग बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, इसलिए उन लोग का फेयरवेल भी, इसलिए उसका जो न्यूक्लियस है, इसलिए उसका जो फेयरवेल बन रहा है वो भी जोरदार बन रहा है एकदम। उसका न्यूक्लियस पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस इसी का हो गया, इससे भी ज्यादा। इसमें देखो इतना लोग है और पैसा इतना इतना दिया है, और ये अमाउंट भी ज्यादा रहा है। नेट वर्थ बोलते हैं ना, नेट वर्थ, जो मूवी जब हो जाता है तो नेट वर्थ भी इतना ज्यादा है,
इसका नेटवर्थ कम है, लेकिन देखो एक एक आदमी ज़्यादा पैसा दिया है, तो ज़्यादा पैसा दिया है, ज़्यादा प्यार होगा तब ना आपस में, है उस क्लास का जो स्टूडेंट होगा आपस में ज़्यादा उन लोगों को प्यार होगा, इसलिए ज़्यादा पैसा दिया। और लोग भी कम था तो एंजॉय किया। इसमें देखो पूरा मारपीट हो गया एकदम, पूरा एकदम खतरनाक, मुंह कान फोड़ दिया एक दूसरे का, फोटो, अरे हमको फोटो लेना है, इसको फोटो लेना है, पूरा खतरनाक हो गया एकदम। समझ में आया? ये समझ में आया होगा। चलो अब सुनो, अब ये सब जो डेटा है इसी को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको जानना क्या है, ये खुशबू, हमको जानना क्या है, हमको यहां पर न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी पढ़ना है ना, हमको न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी पढ़ना है। तो ग्राफ हम किसका बनाएंगे? ग्राफ हम बाइंडिंग एनर्जी का बनाएंगे या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाएंगे? बोलो, ग्राफ किसका बनाया जाए? हाँ चलो, तो अब ग्राफ बना रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जोरदार बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखो इसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में यहां पर जो मेरा ये